दोस्तों, बात आज भारत के हालात पर करेंगे, पर उससे पहले आज रामायण की बात करना बेहद जरूरी हो गई है। मुझे याद है जब रामायण सीरियल दूरदर्शन पर दिखाया जाता था, तब हमारे देश के गली मोहल्ले छोड़िए जनाब, शहर के रास्तों पर सन्नाटा पसर जाता था। और तो और रामायण सुना सुना कर कई लोग करोड़पति भी बन गए। लोग उन्हें बाबा समझने लगे। यह कहने का मतलब सिर्फ इतना कि रामायण का महत्व हमारे भारत में कितना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात भारत के मौजूदा हालात पर करने के कह रहे थे, रामायण क्यों सुनाने लगे। दोस्तों, कभी गौर करें, सोचेंगे समझेंगे तो रामायण का एक एक पात्र की तरह घर मोहल्ले में, देश में आपको देखने को मिलेगा। भारत के घरों में जहां राम जन्मे हैं तो रावण भी जन्मे हैं, और जहां राम और रावण हो तो विभीषण न हो, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है। जरा सोचे, भगवान राम इतने बड़े धनुर्धर थे, अगर विभीषण ने राज नहीं खोला होता कि नाभि में अमृत है, वहां चोट करे, तब रावण मरेगा। और राम विभीषण की बात पर भरोसा कर रावण के नाभि पर तीर दागे, तब जाकर रावण की मौत हुई। तब से लेकर आज तक एक मुहावरा प्रचलित है, घर का भेदी लंका ढाए। रावण के भाई ने अपने भाई की कुनीति से तंग आकर राम का साथ दिए, यानी सत्य का साथ दिए, जिसकी वजह से असत्य पराजित हुआ। आज देश की स्थिति लगभग वैसी ही हो गई है, जहां एक तरफ लूटो और राज करो के हालात दिख रहे हैं। जितने नेताओं ने देश में अनाप शनाप काम करके हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपया बनाए, जैसे ही ईडी उनके दरवाजे पर पहुंचे, वह सीधे भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लिए। और इसके बाद ईडी ने घूमकर उन नेताओं पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डाले। कुछ नेताओं के मुंह में दही जम गया, आवाज हलक से कभी नहीं निकली भाजपा के विरोध में, पर कुदरत का अपना निजाम है, हर शेर पर सवा शेर बनाए हैं। आप सोच रहे होंगे यह क्या तुक हुई। अब देखिए, मोदी और शाह के आगे कोई नेता अपना मुखार बिंद खोलते दिखते नहीं, अगर दिखते भी हैं तो अपने आका के गुणगान में। पर आज एक विभीषण चीख चीख कर आपको बता रहा है कि अगर नाभि में वार नहीं किए तो फिर आप नहीं बचेंगे। वो बता रहे हैं हमारे देश के जवानों की मौत की वजह क्या थी और उसका फायदा किसने लिया। वो चाहते तो और नेताओं की तरह चांदी काट सकते थे, वह भी बहती गंगा में हाथ धोकर ऐसो आराम से रह सकते थे। पर वो जानते थे कि वह जिसका राज खोल रहे हैं वह भारत का सर्वशक्तिमान इंसान, देश का प्रधानमंत्री है। वह पोल खोल रहे हैं तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उसके बावजूद इस विभीषण ने राज खोले और सुझाव दिए। उसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यकीन जानिए, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। यह जो बातें मैं लिख रहा हूं वह मेरी नहीं, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक के हैं, जो कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। भाजपा के नेताओं की नस नस जानते हैं, और यही वजह है कि मैंने रामायण के उस मुहावरे की याद आपको दिला दी कि घर का भेदी लंका ढाए। मर्जी आपकी कि आप भारत को और भारत की भावी पीढ़ी को कहां पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2014 के पहले विश्व बैंक का कर्ज प्रति व्यक्ति कितना था, आज कितना है, यह गूगल करके जांच ले। 2014 से पहले किन किन देशों से भारत ऊपर था, आज किसके नीचे है, और यह भी जांच ले कि भारत का पासपोर्ट 2014 के पहले किस मकाम पर था, आज क्या दशा है। यह प्रवचन क्यों सुनाया गया। मुझे कोई संत होने की तमन्ना नहीं है। आईना वही दिखाता है जो सामने होता है। सत्य तो सत्य है, इसका एहसास समय रहते हो गया तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। सुने, सत्यपाल मलिक, कश्मीर के राज्यपाल, भाजपा के नेता, आपको क्या सुझाव दे रहे हैं। इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपने पेशे को, अपनी ज़मीनों को, अपने बच्चों को बचाएं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। जब ये अभी मैं बोला था 4-6 दिन पहले, बड़ा शोर हो गया देश में, इन्होंने बड़ा तमाम तरह के लोग वो पालतू जो हैं वो लहका दिए मेरे ऊपर।
मैंने ये बताया था, जो सच था उसी वक्त बताया था जब मैं ये था गवर्नर था, कि जो वहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ हमारे सिपाहियों पे, 40 लड़के मरे हमारे जवान, वो नहीं मरते अगर ये उनको 2 हवाई जहाज दे देते, 5 हवाई जहाज। वो लड़के अगर मेरे से मांग लेती सीआरपी तो मैं 5 हवाई जहाज दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो उनको हवाई जहाज नहीं दिए और वो सड़क के रास्ते चल दिए। उस सड़क के रास्ते में मैं गया जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में करीब 10 जगह सड़क आके मिलती है। उस पे एक जिप्सी नहीं खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था। तो वो आया, भरी हुई गाड़ी थी विस्फोटक की, और एक गाड़ी में मार दी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, यूपी में है वो, तो वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं होती है। तो इन्होंने बाहर आके मुझे एक ढाबे से फ़ोन किया और पूछा कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैंने इनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, इतना हमारा नुकसान हो गया है और ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। अगर हम जहाज़ दे देते तो ये हमारे बच्चे नहीं मरते। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी इस पे चुप रहो, इस पे अभी चुप रहो। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिसका नाम आपने सुना होगा, अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो रहा, कानून की क्लास में हम साथ पढ़ते थे। उसका मुझे फ़ोन आया फ़ौरन कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं आप बोलें नहीं कुछ। चूँकि मैं बोल दिया था, मैं 2-3 चैनल को बता चुका था कि हमारी गलती से ये हुआ है, कि वो ये कह रहे हैं कि इस पे तुम चुप रहो। मैं समझ गया था कि अब इसका ये पूरा राजनीतिकरण अपने चुनाव के लिए करेंगे, जो मर गए वो भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। और आज तक उस पूरे मामले की कोई जांच नहीं हुई है, कोई उसका नतीजा नहीं आया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ख़तरनाक लोग देश चला रहे हैं, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ, और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियां भी। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।